समझाया था, ठीक है। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लॉ ऑफ स्टॉपल क्या है, दिख रहा है पीछे, ठीक है। नॉर्मली स्टॉपल समझ लो, ऑलरेडी नोन। स्टॉपल, अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट और वर्ड्स स्पोकन और written leads another person to believe that a certain state of affairs exists। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अपने रिटन स्टेटमेंट से या ओरली बोल करके कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे दूसरे आदमी को लगता है कि ये सही बात है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको माइनर वाला इसीलिए एग्जांपल दिया था कि अगर माइनर ने इवन विदाउट getting majority, even without getting 18 years, being 18 years, if he proves somehow by fake identity card or by something else that he is 18 years old now and he can enter into a contract, और अगर उस कारण से उसको कोई पैसा दे देता है या उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, तो भी क्या होगा, अगर बाद में वो प्रूफ हो जाता है कि वो माइनर नहीं था, उसने गलती से, यानी उसने जानबूझकर झूठ बोल करके, उसको वो चीज चाहिए था इसलिए उसने झूठ में प्रूफ किया, तो क्या होगा, माइनर को ये अलाउड है, उसको ये एक्सक्यूजेस मिल जाती है कि आप अगर जो बात आपसे खुद से ओरली या रिटन रूप में स्टेटमेंट देकर के एक्सेप्ट किया था कि मैं मेजर हूं, स्टिल इफ यू आर नॉट मेजर, आपको क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिल गया या आपके एक्सक्यूजेस को इंटरटेन कर लिया जाता है, क्योंकि माइनर्स एक्चुअली ये माना जाता है कि माइनर्स सही तरीके से सोच समझ नहीं सकते, इसीलिए वो गलतियां करते हैं, इसीलिए उनको फ्रीडम दी गई है, राइट। तो उनके लिए अब तो समझ में आया ये पहली लाइन का मतलब कि कोई वर्ड्स जो आपने बोलकर या लिख करके साबित किया हो कि ऐसा है, और दूसरा ये बात मान लेता है, he stopped from denying the facts of the statement later, बाद में आप उस बात से मुकर नहीं सकते, ओनली माइनर के लिए है कि वो इस बात से भी बाद में पीछे हट सकता है। समझ में आया? क्लियर है? सिंपल है कि एक बार आपने बोल दिया कि ये है और किसी और ने विश्वास कर लिया कि ऐसा ही स्टेज है, ऐसी ही कंडीशन है, और उस बेसिस पे आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट आपका साइन किया या कुछ भी दिया, बाद में अगर आप बोलोगे भी कि ऐसा नहीं था, तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, पीछे नहीं हो सकते हैं, आपको वो बात माननी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? आप पीछे नहीं हट सकते हैं। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेज डाउन द फॉलोइंग रूल्स। अब इसमें स्टॉपल के कुछ रूल्स है, छोटा ही है, देख लो। सबसे पहला है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 122। ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और ड्रॉअर ऑफ अ बिल, ठीक है, चेक का हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर हो, या फिर प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर, एंड द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। सारे पार्टी समझ में आ गया? प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर, बिल और चेक के केस में ड्रॉअर जो ड्रॉ कर रहा है, करेक्ट, इस बार सही है ना, ड्रॉअर, एंड एक्सेप्टर अगेन इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टर जो आपने पढ़ा है कि कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को नीड में, ठीक है ना। जब एक्सेप्टर यानी जबकि खुद वो एब्सेंट है तो कौन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो जो एक्सेप्टर है, राइट, एक्सेप्टर और ड्रॉअर, ठीक, एक्सेप्टर ऑफ द बिल फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर। अब समझ में आया हम कौन से एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं? हु इज एक्सेप्टिंग द बिल टू ऑनर द ओरिजिनल ड्रॉइंग, राइट। उसी को आप क्या कर रहे हो, वो एब्सेंट है या आप उसके ऊपर डिसऑनर का क्या करने वाले, मान लीजिए स्यू करने वाले उसको या उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाले हैं, तो उसको ऑनर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, कोई मैंने बताया था ना एक्सेप्टेड फॉर ऑनर किसको बोलते हैं, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई सामने आकर के बोलता है कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को ऑनर कर दूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेड फॉर ओनर, ठीक है। तो एक्सेप्टेड फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर are not permitted as against the holder in due course to deny the validity of instrument। इन लोगों को स्टॉपल का राइट बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। कौन कौन पता हो गया? कौन कौन?
मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट डिनाई नहीं कर सकता है कि ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने ये नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि आपका साइन है, आपने बनाया है और आपको पे करना है, यू कैन नॉट डिनाई। सिमिलरली ड्रॉअर ऑफ अ बिल एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अच्छा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बताते समय मैंने ये भी बोला था कि उसको उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहती है कि आप एक्सेप्ट करिए, आप विलिंगली आए हैं, वॉलंटरली आए हैं। जब आप वॉलंटरली आए हैं तो फिर बाद में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको कोई जरूरत ही नहीं थी आने की, और अगर आप आए हैं तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस पॉइंट को समझ में आ गया या कुछ और बताऊं मैं? आकाश, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ठीक है। दूसरा है स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्स। मतलब आप इंडोर्स करने का जो आपका कैपेसिटी है उससे अभी आप डिनाई नहीं कर सकते। सेक्शन 121 सब जहां जहां सीरीज में है मैंने वहीं पर ज्यादातर लिखा है यहाँ पे, अदरवाइज मैंने छोड़ दिया है। मोस्टली जहां सीरीज में है मैंने वहां दिया ताकि ये आपको आसानी से याद रहेगा। The maker of a promissory note and the acceptor of a bill of exchange payable to order are not permitted to say that the payee is incapable of endorsing the instrument। मतलब समझ में आ रहा है? पेई का मतलब मैं तुम्हें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दूं, सिंपल है, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूं, प्रॉमिसरी नोट दूं, लेकिन मैं ऐसा आपको स्टॉप नहीं कर सकती कि आप फर्दर इसको इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये तो इंडोर्सेबल होगा ही। डिलीवरी से कुछ सर्टेन negotiable instrument is deliverable just by mere delivery, ठीक है ना, ट्रांसफरेबल, एंड certain are by डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि आप फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इससे भी आपको स्टॉप नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? जो जो पेई है, पेई मतलब जिसको पैसा लेना है, मेकर जो बना रहा है, तो जो पेई है जिसको लेना है वो फर्दर चाहे तो खुद पैसा ले या फिर वो किसी और को दे दे, उसके बदले में क्रेडिट से सामान ले ले। वो इंस्ट्रूमेंट तो रुपए की तरह काम करेगा, इसीलिए आपको इससे भी स्टॉप नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट इज इक्विवेलेंट टू कैश, ठीक है ना, कैश के साथ जो रिस्क है उसको खत्म करने के लिए हम आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कैश होता तो उस कैश का कुछ बिजनेस में यूज करते ना, किसी और को देते, उससे सामान लेते या कुछ परचेज करते। आप सिमिलरली उस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, बदले में उससे कोई भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, वो भी किसी और को दे सकता है, बदले में कोई और ट्रांजेक्शंस हो सकता है बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद तो उसको टाइम आ गया है, आप इन कैश करा लीजिए। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो आप इससे इंडोर्स करने से भी डिनाई नहीं कर सकते। मतलब एनीबडी कैन फ्रीली ट्रांसफर द negotiable instrument, be it promissory note or be it bill of exchange on order, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब जिसको आप पार्टी को देंगे, ठीक है ना, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट के केस में ऑर्डर, या बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑर्डर, और चेक के केस में ऑर्डर। मैंने क्या बताया था कि बेयरर में आप किसी को भी दे देंगे, लेकिन ऑर्डर में आप आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो ऑब्वियसली जो लास्ट पे ही होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन लेकर के आप उसको पेमेंट कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। Endorser not permitted to deny the capacity of prior parties। जो endorse कर रहा है, the endorser of a negotiable instrument is not permitted as against a subsequent holder to deny the signature or capacity of any prior party to the instrument। इसका क्या मतलब है? endorser मतलब जो endorse कर रहा है, इंडोर्स जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और को कर रहा है, उसको ऐसा बिल्कुल परमिशन नहीं है। इंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट परमिटेड, उसको बिल्कुल ऐसा परमिशन नहीं है। किसके अगेंस्ट? सब्सिक्वेंट होल्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, जो एज अगेंस्ट सब्सिक्वेंट होल्डर, जो उससे पहले होल्डर रह चुका है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, टू डिनाई द सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ एनी प्रायर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। वो किसी और के सिग्नेचर को डिनाई नहीं कर सकता, या उसमें जो प्रायर पार्टीज है उसको भी कैंसिल या उसको भी डिनाई नहीं कर सकता है। यानी कि अच्छा, और जो हम बोलेंगे, मैंने बताया था ना, जिस सिक्वेंस में वो आता है इंडोर्सर का नाम, बिल्कुल निगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जब मैंने पढ़ाया होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तभी बताया होगा कि जो पार्टीज आते हैं वो किस रूप में आते हैं। जैसे कि मेरे से तुम तक गया, तुमसे सुयस, सुयस से आकाश, आकाश से तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास से तुम्हारे पास। तो क्या होता है कि जिस
तरीके से उसको इंडोर्स किया गया, हर एक इंडोर्सर का नाम और प्रायर होल्डर का नाम उस पे रहता है, तभी तो उसको फर्दर हम सुयस को दिया, और सुयस का तो नाम उस पे है, सिग्नेचर है, और तब सुयस ने क्या किया, आकाश को दिया। तो हर एक पार्टीज का नाम सीक्वेंस में अपीयर होता है। समझ में आया? ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है? कल मैंने बताया था आपको कि जब आप नाम स्ट्रक कर देते हैं किसी का, अगर वो सेकेंडरी लायबल है तो उससे पहले के सारे पार्टीज फ्री हो जाते हैं, उसके आगे के पार्टीज लायबल रहते हैं, राइट? इसीलिए सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और कुछ बताऊं इसमें या क्लियर है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी इंडोर्सर नॉट परमिटेड टू डिनाई द कैपेसिटी, राइट, ठीक है, राइट ऑफ प्रायर पार्टीज। समझ में आया? राइट ऑफ प्रायर पार्टीज ऑफ व्हाट? सिग्नेचर। ठीक है, क्लियर है? कैपेसिटी मतलब जो उसका अधिकार है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट्स इट, इतना ही है स्टॉपल के। ये 3 पॉइंट है, छोटा सा है, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही छोटा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कि क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड स्टॉपल? नहीं ना? खुशी? नो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम लोग नया टॉपिक एक शुरू कर लेते हैं। नया टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम लोग हुंडी, जो कल बता रही थी। हुंडी हमने जब आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताया था तो हुंडी थोड़ा सा बताया था कि क्या है, थोड़ा सा ही बताया था कि नहीं? चर्चा भी किया था या नहीं? अच्छा ठीक, नहीं चर्चा किया था, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूँ। हमने आपको ये तो बताया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कितने हैं? स्पेसिफाइड रूप से 3 ही है। कौन कौन? चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यही है। लेकिन मैंने आपको ये तो जरूर बताया होगा कि इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट जो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेयर करते हैं उसको भी 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिनाई नहीं किया गया है, नाम नहीं रखा गया है इसका। 3 ही स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कवर करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। लेकिन उसने साफ ही बोला है कि अगर ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट जो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का है, जो ऐसे ही फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड निगोशिएबल है बाय कस्टम एंड यूजेस, वी ऑल नॉट डिनाई दीज थिंग्स टू बी अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हुंडी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला था कि क्या क्या इसमें मना है, नहीं, जैसे पोस्ट मनी ऑर्डर्स आर नॉट देयर, राइट? ऐसे बहुत कुछ है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन शेयर्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड, दीज आर ट्रांसफरेबल, राइट? इसीलिए ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है सचिन? पता नहीं तुम उस दिन थे कि नहीं थे, क्योंकि तुम कभी कभी रहते हो, कभी गायब हो जाते हो, तो आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ लेना, नहीं समझ पाया तो मेरे से फिर से पूछना। इतना तो मैंने बोला होगा। अब ये हुंडी पर आते हैं हम लोग। अगेन मैंने शुरुआत उसी पॉइंट से किया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्पेशली डील्स विद 3 डॉक्यूमेंट। दीज आर प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। This act does not exclude, जो मैंने अभी आपको बताया, does not exclude other instrument if they satisfy the condition of negotiability by uses or custom of the trade. Usage and custom of the trade का मतलब समझ में आ रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसकी चर्चा की थी कभी क्या? जो चलता आ रहा है, ठीक है ना, जो यूसेज के कारण इस तरीके का उसका उपयोगिता है, जो कहीं ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, या कस्टम ऑफ ट्रेड, ये इस तरह के व्यापार का ये रिवाज है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है ना? तो अगर ऐसा, या मतलब हिंदी में मैम प्रचलित है। हाँ करेक्ट, ठीक है, हिंदी में प्रचलित है, बिल्कुल सही। तो ऐसे दे सेटिस्फाई, अगर वो निगोशिएबिलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस व्हाट? हुंडी, तो ये भी क्या होगा? ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल होगा। तो आपको जैसे मैंने शेयर्स, वारंट्स, डिविडेंड और डिवेंचर्स बताया था, उसी तरह हुंडी भी एक एग्जाम्पल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही, राइट? अब अगर क्वेश्चन में आया इज हुंडी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रू फॉल्स, क्या करेंगे?
थ्रू करेंगे, राइट? क्यों, कहाँ पे वारंट, ये आपका ही फाइनेंशियल टर्म है। वारंट शेयर्स वारंटी जो हम देते हैं ठीक किसी चीज की, ठीक है ना, कि हम आपको कम से कम इतना रकम देंगे, वारंटेड, राइट? नॉर्मली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वी हैव अ काइंड ऑफ क्या वारंटी रहता है कि कम से कम मिनिमम इतना मिलेगा। जो आगे है वो अपने जिस हिसाब से ग्रोथ होगा कंपनी के उस हिसाब पे डिपेंड करता है। नॉर्मली सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। शेयर इज कंप्लीट रिस्क टेकिंग, ठीक है ना, कंप्लीटली उस समय जो ओपन मार्केट में रेट रहेगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या नुकसान होगा। तो ये थोड़ा क्या बहुत रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कल को सेंसेक्स का पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं मालूम है। तो आपने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, सेंसेक्स का पॉइंट ऊपर गया तो विड्रॉ कर लो, फायदा हो गया बहुत ज्यादा। रिस्क जितना बड़ा लोगे उतना बड़ा फायदा तो होगा ही, जितना छोटा लोगे उतना कैलकुलेटेड फायदा होगा। तो अगर बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट करके, तो आपको फायदा भी ज्यादा होगा और नुकसान भी ज्यादा होगा। अगर आप हमेशा नॉर्मली ये चीज एडवाइजेबल कि शेयर्स उन्हीं को शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो शेयर मार्केट को हमेशा चेक करते रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा इन ट्यून रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो वो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। उसी रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स यानी कि वारंटेड शेयर्स, जिस पर आपको शेयर्स में बोल रही हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि वो वैसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें आपका ये फिक्स है कि अगर आपने 50,000 इसमें लगाया तो आपको कम से कम 70,000 4 साल के बाद 2 साल के बाद मिलेगा, राइट? लेकिन 70 ही उसका मैक्सिमम लिमिट हो, जरूरी नहीं है। समझ में आया? उसको आपको उससे ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द कंपनी, लेकिन कम से कम आप इतना तो लेकर जाएंगे। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। अब हुंडी का मतलब, हुंडी टर्म तो समझ में आ गया, थोड़ा अजीब ही नाम है इसका। तो हुंडी का क्या होता है, पहले जमाने में, पुराने जमाने में, अभी भी शायद होता होगा, जो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज है, ठीक है ना, वहां पे हुंडी के बेसिस पे काम होता है। हुंडी इज लाइक अ डॉक्यूमेंट, बट इट्स नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट, वेरी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होता। गांव घर में लेन देन होता है ना, तो हुंडी पे लिख करके होता है, कागज पे लिख करके दे दिया, साइन कर दिया, वो आपके लिए हुंडी हो गया, राइट? तो पुराने जमाने में दिस वर्ड कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड हुंड, विच मीन्स टू कलेक्ट, ठीक है। हुंडीज आर ड्राफ्टेड मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। या तो ड्रॉर इसको ड्रॉ करेगा या फिर इसको ड्रॉई, ठीक है ना, यानी कि सेलर या बायर दोनों ही केस में। अगर प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉ किया गया तो कौन ड्रॉ करेगा, जो ले रहा है, ठीक है ना, बायर करेगा। और अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ड्रॉ किया गया है तो जो दे रहा है उधार, राइट, यानी कि आपके टर्म में सेलर या फिर जो उधार दे रहा है वो, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दोनों ही रूप में आप प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हुंडी बोलते हैं। और इसके माध्यम से आप जो चीज आपने दिया है उधार किसी को, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं बाद में, जब डेट आया है तब। समझ रहे हो? ठीक है। बाय एंड लार्ज मतलब मोटा मोटी इसको हम लोग बोलते हैं, बाय एंड लार्ज हुंडीज आर गवर्न बाय लोकल यूसेज। इसको लोकल यूसेज है क्योंकि इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के में माना गया कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको कैसे ये चलता है, ये इसके अपने लोकल तरीके से चलता है, जिस तरीके से उस गांव में प्रचलन है लेन देन का, उस हिसाब से चलता है। तो लोकल यूसेज एंड कस्टम्स, वहां का जो यूज है या कस्टम है उसके हिसाब से इसका प्रचलन होता है और इसको यूज किया जाता है। इसीलिए इस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ रहा है? दिस कैन बी एक्ट एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज एज पर द कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, एक्सक्लूड भी नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई it does not come under negotiable instrument act 1881, यानी इस हुंडी पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, सिंस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि ये निगोशिएबिलिटी की सारे फीचर्स को फुलफिल करता है, इसीलिए इसको आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? बट लॉ डज नॉट अप्लाई, ठीक है, लॉ अप्लाइज ओनली ऑन 3 इंस्ट्रूमेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिव्या ऑफ है आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब काइंड्स ऑफ हुंडीज, अब बहुत ही सिंपल है।
यही समझना है आपको कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुंडी भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट को कंसीडर किया गया है। बाकी अगर वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप उसको कंसीडर करिए, ठीक है। जिसको पर्पसफुली हमने उसमें उससे एक्सक्लूड किया है वो है क्या, वो है मनी ऑर्डर्स, ठीक है। और भी मैंने आपको कुछ कुछ बताए थे एग्जांपल्स, जो जिसको पर्पसली जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ हुंडीज में आते हैं। सबसे पहले दर्शनी हुंडी। दर्शन का मतलब साइट, याद है बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने ऑन साइट, ऑन पेमेंट, ये सब हम लोगों ने प्रेजेंटमेंट के मोड में बताया था। तो दर्शनी का मतलब होता है साइट, दर्शन, ठीक है। तो दर्शनी हुंडी नाम से ही क्लियर है कि इट इज पेएबल ओनली आफ्टर साइट, ठीक है। इट इज लाइक नोट और बिल। अ दर्शनी हुंडी मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। If there is any loss caused to the drawer by delay in presentment, it falls on the party at fault. मैं समझा देती हूँ आपको। चेक के केस में भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई चेक दे रहा है और आपको टाइम से पे कर बोल रहा है कि आज तुम लगा दो या 1 हफ्ते के अंदर लगा लेना, अगर आपने नहीं लगाया, आलस करते हुए आपने सोचा कि बाद में लगा लेंगे, और इसके कारण से अगर ड्रॉअर को कोई नुकसान होता है तो ड्रॉअर उतने एक्सटेंड तक के लिए फ्री हो जाता है, बताया था मैंने, ठीक है। सेम दर्शनी हुंडी में भी एक रीजनेबल टाइम दिया गया, उस रीजनेबल टाइम के अंदर आप उसको प्रेजेंटमेंट फॉर साइट कर दीजिए और उसका पेमेंट आप उसको, आपको एक सर्टेन रीजनेबल टाइम में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रेजेंटमेंट में डिले करने से ड्रॉअर को कुछ नुकसान हुआ तो ये किस पर पड़ेगा, पार्टी एट फॉल्ट, जिससे देरी हुई प्रेजेंटमेंट करने में, ठीक है। पार्टी एट फॉल्ट मतलब जिसकी गलती है, हम जिसकी गलती से ये नुकसान हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उतने उस एक्सटेंड तक वो पेई को, वो मेकर को या फिर ड्रॉई को फ्री कर देगा, राइट। कोई कंफ्यूजन, सच सच बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नेक्स्ट है मुद्दती हुंडी। मुद्दत का मतलब टाइम पीरियड, समय, ठीक है ना। तो मुद्दत मीन्स पीरियड, तो मुद्दती हुंडी मीन्स पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड। नाम से ही मालूम है आपको कि मुद्दती पीरियड है। अगर दर्शनी हुंडी है तो ऑन साइट पेमेंट होगा, ऑन साइट के बाद आपको प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करना पड़ेगा। एंड मुद्दती हुंडी सिमिलरली लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया था टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज एंड साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको दिखाने के बाद आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, एंड टर्म को आपको 6 समय पर आपको मिल जाएगा। सेम है, ये भी सेम है ना। एक में क्या है, दर्शनी यानी ऑन साइट के बाद आप पेमेंट ले सकते हैं उसका, और दूसरा है मुद्दती, सर्टेन पीरियड के बाद आप सीधा पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? वैसा ही है सहयोग, सहयोग हुंडी। सहयोग, साह वर्ड समझते हो, शाह। इट इज द नेचर ऑफ द बियरर इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है, आते हैं उस वर्ड पे भी, वो बियरर नेचर का होता है। जैसे कोई भी लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। द पर्सन ऑन हुम सहयोग हुंडी इज ड्रॉन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट टू साह ओनली। गांव घर में साहूकार होते हैं ना, जो पैसा देते हैं। तो अब ये वही साहूकार हुंडी है, सहयोग हुंडी, यानी कि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, और जो पर्सन है जिसको, द पर्सन ऑन हुम सहयोग हुंडी इज ड्रॉन, यानी जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिसको पे करना है, इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट टू साह ओनली, यानी कि वो उसी साहूकार को पेमेंट कर सकता है। ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मनी। अदरवाइज अगर वो किसी और को पेमेंट करता है और गलत हाथ में चला जाता है तो रिकवर नहीं कर सकता। सिंपल है। सहयोग हुंडी मैंने आपको बोला कि नॉर्मली जो साहूकार होते हैं उनको बीच में रख करके पैसे का लेन देन किया जाता है। तो सपोज करो कि कोई आदमी जिससे आपने पैसा लिया और किसी और को दिया, ठीक है ना, तो जो पैसा देना है जिसको, ठीक है ना, यानी कौन, जिसके फेवर में वो सहयोग हुंडी ड्रॉ किया गया है, आपके लिए मैंने ड्रॉ किया कि अभी पैसा ले लो और ये सर्टेन अमाउंट के बाद मुझे पे कर देना, वो सिर्फ किसको पे कर सकता है, वही बीच में जो मिडिल मैन है शाह, उसी को पे कर सकता है। अगर उसने डायरेक्ट पार्टी को कर दिया, दूसरी पार्टी को है किसी और को, तो उस पैसे को वो रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि साहूकार पूरा लिखा पढ़ी करके पैसा देता है और आप उसको दे दीजिए एंड ही विल
गिव द पेमेंट टू अनदर पार्टी। समझ में आया? समझ में आया कि पेमेंट किसको देना है? सिर्फ शाह को दे सकते हैं, साहू को दे सकते हैं, इसीलिए इसमें ऐड कर दिया गया, इसका नाम हो गया है शाहजोग हुंडी, यानी जिसमें शाह को पेमेंट करना है, साहूकार को पेमेंट करना, और वो आपका पेमेंट दूसरी पार्टी को दे देगा। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट पे कर सकता है या फिर सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना, उससे किसी ने पैसे लेकर के किसी और को दिया, तो जो देने का काम है वो आप शाह को बीच में रख करके ही कीजिए, उसी को दीजिए, वो दे देगा। अदरवाइज आपने अपनी मर्जी से किया तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दूसरा, नाम जोग हुंडी। नाम मतलब जिसका नाम है। इट इज पेबल टू ए पर्सन नेम्ड इन द हुंडी। समझ में आ रहा है कुछ? ये बेयरर है, जिसको भी देना आप दे सकते हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसा ले सकता है, लेकिन आपको पैसा किसको देना है? पेमेंट हमेशा शाह को करना है, ठीक है। नाम जो हुंडी में क्या हो गया कि जिसका नाम मेंशन है हुंडी के ऊपर, आपको सिर्फ उसी को पे करना है, किसी ऑर्डर को। काइंड ऑफ ऑर्डर, समझ में आया? क्योंकि जहां पे बेयरर होता है वहां पे आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे ऑर्डर होता है वहां पे आपको जिसका नाम है उसी को पे करना है, क्योंकि बेयरर इसमें स्ट्रक किया गया है, तो आप आइडेंटिटी लेकर के पे करते। तो ये भी ऑर्डर की तरह इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम बेयर करता है वो इंस्ट्रूमेंट, आप सिर्फ उसी को पेमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी निगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जिसको पैसा लेना है वो फर्दर किसी और को साइन और इंडोर्समेंट के बाद दे सकता है। क्लियर? फिरमैन जोग हुंडी, ठीक है। फिरमैन जोग हुंडी क्या होता है? फिरमैन मीन्स अगेन ऑर्डर, ठीक है ना, ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? A firman jog hundi is a hundi which is payable to order. It can be transferred like order instrument by endorsement and delivery. ये भी order, क्या? मैम इट्स फिरमान और फरमान। फरमान, ठीक है, इसमें भी ये ऑर्डर ही हुंडी है। फरमान मीन्स ऑर्डर जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें भी क्या करेंगे? फरमान जो हुंडी इज अ हुंडी विच इज पेएबल टू ऑर्डर। आप ऑर्डर से ही इसको पेमेंट करेंगे, यानी बेयरर इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है, और इसको भी आप इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। अलग अलग नाम है। नाम जो हुंडी में नाम मेंशन रहेगा, लेकिन फरमान जो हुंडी में हो सकता है नाम मेंशन नहीं भी रहे, तो भी अगर वो फरमान जो हुंडी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर पे ही दे सकते हैं, ठीक है ना। जो जिसका उस पे नाम मेंशन है या जिसके लिए वो ड्रॉ किया गया उसी को पेमेंट आप दे सकते हैं। बिल्कुल, बोथ द इंस्ट्रूमेंट, नाम जो हुंडी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय आफ्टर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और ये भी दोनों ही ट्रांसफरेबल है। देखो, इट कैन बी निगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, नाम जो हुंडी में है। समझ में आया? अब तुमको पेमेंट लेना, मैंने तुम्हारा नाम लेकर के नाम जो हुंडी ड्रॉ किया है, तुमको ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम इसको फर्दर किसी को इंडोर्स कर दो, क्योंकि तुम उससे कुछ पैसा सामान ले ली हो, तो तुम अब उसका नाम लिख करके अपना इंडोर्समेंट साइन करके उसको इंडोर्स कर सकते हो। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो इंडोर्सेबल ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंडोर्सेबल तो होगा ही, आप नाम लिख करके साइन कर दीजिए, उसका हो गया आपसे, ठीक है। इसी तरह फरमान जो हुंडी भी है, आपने क्या किया? इट कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर साइनिंग एंड आफ्टर इंडोर्सिंग एंड ट्रांसफरिंग डिलीवरी, वैसे ही आप फरमान जो हुंडी को भी कर सकते हैं, यानी बोथ आर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? और पहला वाला साजो हुंडी इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब है जवाबी हुंडी। जवाबी मींस जवाब, रिप्लाई, राइट। तो इन्हें जवाबी हुंडी द पेई ऑन रिसिप्ट। मैम हुडी या हुंडी? हुंडी, ठीक है, हुंडी। द टर्म्स जवाबी मीन्स रिप्लाई, यानी कि अब इसका सिंपल है। सपोज करो पहले जमाने की बात है ना, मैं उस समय की बात करूं जिस समय बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था। मैं किसी जगह पे हूँ, तुम लोग किसी जगह पे हो, मान लो कि मुझे अमाउंट मैम सारे ये हिंदी नेम लग रहे हैं, या सारे हिंदी हिंदी नेम को है। इंग्लिश में ऐसे लिखा बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो जवाबी हुंडी जैसे है, तो जवाबी हुंडी में क्या हुआ कि आपको पेमेंट मिल गया, राइट। जवाबी हुंडी का काम होता है कि आपको पेमेंट मिल गया, लेकिन हाउ डू आई कम टू नो कि तुमको मैंने किसी और के हाथ से तुम्हें पैसा भेजा,
उस हुंडी के आगे जो तुमने मुझे पैसा दिया था और हुंडी दिया था, मैंने खुद नहीं आई मैं तुम्हारे पास, मैं किसी तीसरे आदमी के हाथ आपको पैसा मैंने भेजा, तो आप क्या लिखेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट देंगे कि आई रिसीव द अमाउंट सो एंड सो ऑन सो एंड सो डेट सेंड बाय यू साइंड स्टैम्प, ठीक है, सिग्नेचर करके अपना आप भेज देंगे, स्टैम्प नहीं भी है तो चलेगा। ये हुंडी जो है वो क्या है, रिप्लायबल, ठीक है ना, आपने रिप्लाई किया कि यू रिसीव द अमाउंट अगेंस्ट सर्टेन हुंडी, इसको हम बोलते हैं जवाबी हुंडी। क्लियर? देखो, the payee on receipt of the amount had sent a reply that he has received the amount. This type of hundi is used to remit amount, remittance के लिए इसको यूज किया जाता है। जब आपको मिल गया तो आप एक एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए कि I received the amount, राइट? इसको जवाबी हुंडी कहेंगे। इसमें इसके अगेंस्ट आप पेमेंट ले नहीं सकते हैं, बस ये एक्नॉलेज कर सकता है कि आपने मुझे आपका भेजा हुआ पैसा मिल गया, राइट? अब रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को इन कैश कर देते हैं, ठीक है ना, रेमिट करते हैं। धानी जोग हुंडी, धानी जोग हुंडी मतलब धानी मीन्स होल्डर और ओनर, जो उस सामान का ओनर होता है या होल्डर होता है उसको धानी बोलते हैं। इट इज अ हुंडी व्हिच इज पेएबल टू द होल्डर, मतलब अगेन बेयरर इंस्ट्रूमेंट, राइट, है ना, जो भी होल्ड कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को उसको पे कर दो। नाम जोग नहीं है, नाम है इसका धानी जोग हुंडी। धानी का मतलब होल्डर, होल्डर का मतलब जिसके पास है या जो ओन कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को। तो बात तो वही है, नेचर वही है, नाम अलग है, राइट? ये भी एक क्या हो गया, बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो गया जो पेएबल है मियरली बाय डिलीवरी, जो ट्रांसफरेबल है मियरली बाय डिलीवरी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? जोखमी हुंडी, जोखम का मतलब रिस्क, है ना, तो जोखमी हुंडी। अच्छा, रिस्क हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा था, एजेंसी में जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसको उतना ज्यादा कमीशन मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके सेल को कितने में बिकेगा, ठीक है ना, वो बेचने का जो रिस्क है वो लेता है। आपको इंश्योरेंस वो करता है कि इतना हम आपको बिका देंगे, लेकिन वो उतने में बिके या ना बिके उतना उसको आपको पे करना है। तो अगर हमें एजेंसी में बताया था, आपको याद आ रहा है, एक टाइप्स ऑफ एजेंट में उसका कमीशन हाई होता है क्योंकि वो क्या करता है, रिस्क ज्यादा कवर करता है। जोखमी हुंडी भी वैसे ही है, द वर्ड जोखम मीन्स रिस्क। इन जोखमी हुंडी द रिस्क इज कवर्ड इज एज मच एज द अमाउंट ऑफ द हुंडी इज पेएबल ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी आपको ये पैसा तभी मिलेगा जब फ्यूचर का कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर उस हुंडी का पेमेंट तब डिपेंड करता है जब कोई फ्यूचर इवेंट होता है। द होल्डर कैन गेट दिस हुंडी डिस्काउंटेड विद अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब इसमें इंश्योरर है। थोड़ा सा इंश्योरेंस को समझो, अगर आपका मेडिक्लेम लिया 5-5 हजार हर महीना भर रहे हो तुम, लेकिन आपको उसका बेनिफिट तभी होगा जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई बीमार होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, आप उससे पेमेंट कब ले सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन का, जब कोई हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ तो, या एक्सीडेंट अगर हुआ तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड हुआ इसका पेमेंट। सिमिलरली ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो आपने इंश्योर करा लिया कि अगर आग लगेगी मेरे घर में तो आप मुझे इतना पैसा दे दोगे, नहीं लगेगी कोई बात नहीं, तो आग लगने पे इंश्योरर आपको पैसा देता है। तो वो एक तरह का रिस्क लेता है ना, नहीं लगी तो ठीक है, लेकिन लगती है तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंश्योरर यानी थर्ड पार्टी से आप इसका पैसा लेते हैं। समझ में आया? द इंश्योरर डिडक्ट द इंश्योरेंस चार्जेस एंड पे द बैलेंस। आपने मेरे पास कुछ पैसा जमा किया, अगर आपको जरूरत हुई तो आप पूरा अमाउंट ले लेंगे, अगर जरूरत नहीं हुई तो आपका जो पेमेंट है वो हम दे देंगे अपना कमीशन काट करके। समझ में आया? थर्ड पार्टी से आप इसको रिडीम करा सकते हैं या रिमिट करा सकते हैं या डिस्काउंट करा सकते हैं, बात बराबर है यहाँ पे। क्लियर? जोखमी हुंडी समझ में आया? संजलि, यस मैम। आपका कैमरा ऑफ है क्या? नजर नहीं आ रहे कोई? नेक्स्ट है निशान जोग हुंडी। नाम अगेन इसका क्लियर है, निशान मतलब मार्क्स, बिल्कुल। निशान जोग हुंडी इज पेएबल ओनली टू अ पर्सन हु प्रेजेंट्स इट। द वर्ड निशान जोग इज गिवन इन द हुंडी, यानी कि कुछ ना कुछ निशानी दी रहेगी उस हुंडी पे कि किसको प्रेजेंट करना है। निशान उस पर नाम मेंशन रहेगा, ठीक है ना, चिन्ह मार्क उस पर मेंशन रहेगा और उसको चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके आप बेयरर को पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी ओवरऑल ये भी बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें
कुछ ना कुछ निशानी रहेगी, मार्किंग रहेगी, जिसको आइडेंटिफाई करके आपको पेमेंट करना है। क्लियर? ठीक है। अब है ये कुछ और भी टर्म है, इतना ही है। अच्छा ठीक है, इतना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बैंक एंड कस्टमर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा मोटा टर्म है, अभी खत्म कर देते हैं इसको। क्या रखना? खोखा मीन्स खाली। ठीक है ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट पेबल हो चुका है, जो हुंडी पेबल हो चुका है, वो क्या हो जाएगा? वो अब उसमें कोई कंटेंट है नहीं। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने कहा था पेमेंट के बाद वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। तो खोखा हुंडीज आर दोज व्हिच हैज ऑलरेडी बीन पेड, खाली है, उसका कोई मतलब नहीं। पेड एंड कैंसल्ड को हम इंस्ट्रूमेंट को पेड एंड कैंसल्ड, हुंडी को हम खोखा बोलते हैं। टर्म बस जानना है आपको, पता नहीं ये सब पूछता भी है कि नहीं। पुर्जा, it is a written request made by the borrower to pay the amount mentioned in the instrument। पुर्जा बना के, चिट बना करके, डॉक्यूमेंट के रूप में हमने क्या किया? ड्रॉ कर दिया और दे दिया, जितना अमाउंट लिखा है वो आप बोरोवर को पे करना है। ठीक है ना, इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट। पुर्जा समझ में आया? पुर्जा मींस चिट। ठीक है ना, उस चिट पे लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट है, कितना किसको पे करना, उसका ही पेमेंट हो गया। राइट? इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द बोरोवर टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा है वो आप उनको पे कर दीजिए। जिक्री चेक, ये क्या है? जब आपका ओरिजिनल हुंडी खो जाता है। इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद मारवाड़ी हुंडीज। इट इज इन द नेचर ऑफ ड्रॉ इन केस ऑफ नीड और इन केस ऑफ एक्सेप्टर। कैसा है ये? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड या एक्सेप्टर फॉर ओनर। ठीक है ना, आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट को अगर किसी और ने लिख करके दिया कि आई विल पे फॉर यू, ठीक है ना, या फिर मैं आपको ऑनर करने के लिए, जस्ट आपको अब पता है ना ड्रॉ इन केस ऑफ नीड क्या होता है, या फिर एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है। नो, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड किसको बोलेंगे? बिल के ही केस में मैंने बताया था। सचिन, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, ये बहुत गलत बात है। किसी को किसको याद है? खुशी, बस नहीं सोच के बता रहे हो? ठीक है, बताओ। अंजलि, आपको याद है? मैम बिल पे जिस पर्सन का नेम होता है जो इनवॉइस। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। कितना कम पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया है, 1 ही दिन पहले हुआ है संजलि। ये बहुत बुरा लगता है मुझे, ऐसे बच्चे जवाब नहीं देते तो। नहीं समझ में आता है मेरा पढ़ाना लिखाना। मैम किसी बिल या एंडोर्समेंट पे पर्सन का नेम मेंशन हो। जब ओरिजिनल जो होता है ड्रॉई वो नहीं रहता है, उसके एब्सेंस में अगर कोई दूसरा जिसका उस पे नाम मेंशन है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो भी एक्सेप्टेंस का प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, और वैसे एक्सेप्टेंस को ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बोलते हैं। मान लो जो ओरिजिनल ड्रॉई है वो आउट ऑफ स्टेशन है, इमरजेंसी में फंस गया है, हॉस्पिटल में है, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर सकता उस बिल को, उसकी जगह पे जो दूसरा नाम मेंशन है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ओरिजिनल ड्रॉई तो नहीं है, इसको तो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, लेकिन दिस ड्रॉई इज ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, इसीलिए उसका भी साइन किया हुआ वैसा ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा जैसे ड्रॉअर ने खुद किया, जैसे कि एजेंट द्वारा सिग्नेचर। समझ में आ गया? या फिर किसी का नाम अगर मेंशन है तो वो। क्लियर? टाइम नहीं लगना चाहिए। और एक्सेप्टर फॉर ऑनर का मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस और है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब तुम्हारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब डिसऑनर होने वाला है, कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, तुम भी नहीं कर रहे हो और कोई तुम्हारे बदले पे भी नहीं करने वाला है। देन somebody from your family, somebody from your close relative, somebody amongst your friends comes forward and accepts the bill और बोलता है कि मैं इसका सारा पेमेंट कर दूंगा, आप उसको डिसऑनर मत करिए। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर, यानी जिसने उधार लिया है उसके ऑनर, इज्जत को, उसके वर्ड्स को, उसके प्रॉमिसेस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी कोई अपने से विलिंगली ले रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो जिक्री चिट इज द सेम थिंग। जब हुंडी का एक्सेप्टेंस की बारी होती है तो मान लो किसी ने इन केस ऑफ नीड किया या फिर एक्सेप्टर इन ऑनर के केस में
उस हुंडी को बोलते हैं क्या? जिक्री चिट। ठीक है। एंड लास्ट है पेट। पेट और पर पेट दो वर्ड है। पेट मतलब आपका ओरिजिनल हुंडी खो गया, तो जो डुप्लीकेट कॉपी आप बनवाएंगे साहूकार से या जो जिससे भी लेते हैं उससे, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट बोलेंगे। और अगर आपका डुप्लीकेट कॉपी भी खो गया और आप तीसरा जाके डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं तो उसको पर पेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर क्लास? समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग क्या करिए ना, पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बार खुद से पढ़िए। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम भी है, मैंने बोला भी है अभी